कि हम लोग जो है डेली की तरह आज भी फिर से जो है एमसीक्यू जीके का एमसीक्यू टैब के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अब इस तरह की क्वेश्चंस करने से आपका फ़ायदा होगा कि प्रैक्टिस और रिवीजन जो है दोनों साथ में होता चला जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें क्या कहते हैं जीके और जीएस पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी ही यूज़फुल होने वाला है। जैसा कि यूपी पीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ईटीसी आदि एग्ज़ामों के लिए जो है ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन क्या था। तो देखिए मूक नायक क्या था, मूक नायक जो था यह क्या कहते हैं पत्रिका था, ठीक ना। और मूक नायक का जो है प्रकाशन किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और इसी तरह और 3 पत्रिका का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो दूसरा पत्रिका क्या है, समता। तीसरा पत्रिका का यदि हम नाम जानना चाहें तो तीसरा क्या हो जाएगा, बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका। बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका भी जो है अंबेडकर ने ही क्या कहते हैं वो प्रकाशित किए थे। जनता नाम का पत्रिका भी इन्होंने ही प्रकाशित किया था। और मूक नायक तो क्या ही क्या था। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब बी ऑप्शन का बात करें तो बी ऑप्शन में क्या है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यानी यह क्या है, यह जो है संगठन है। यह क्या है, संगठन है। और इस संगठन की स्थापना किसने किया था, तो अंबेडकर जी ने किया था। अब इस संगठन की स्थापना और इसी तरह कई संगठन और थे जिनका स्थापना इन्होंने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। अनुसूचित जाति महासंघ की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का तो क्या ही था, तो बी भी सही हो जाएगा। और इनका देहांत 1956 में हो जाता है। कब, 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो जाता है। और 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस जो है अब मनाया जाता है। 6 दिसंबर को अब महापरिनिर्वाण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अंबेडकर जी जो थे ये क्या कहते हैं बौद्ध धर्म अपना लिए थे, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए क्या है, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में जो है एक से अधिक कह रहा है। तो 3 सही है, यानी एक से अधिक सही है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में भारत की केंद्रीय सरकार की पंचायती राज मंत्रालय जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो यह जो निर्मित हुआ था पंचायती राज मंत्रालय जो निर्मित हुआ था पहली बार भारत केंद्रीय सरकार में 2004 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है TRE क्या कहते हैं 1 में, बीपीएससी टीचर जो होता है बीपीएससी टीचर उस TRE 1 में जो है यह पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। देखिए कुंवर सिंह के जो भाई थे वो अमर सिंह थे। अब कुंवर सिंह कौन थे, तो ये क्या कहते हैं 1857 की क्रांति में आरा जगदीशपुर से जो है, आरा जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, वहां से इन्होंने जो है बिहार का नेतृत्व, आरा जगदीशपुर का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किया था, ठीक ना। और जब कुंवर सिंह का मृत्यु हो जाता है उसके बाद क्या कहते हैं इनका भाई अमर सिंह जो है ये नेतृत्व करते हैं। तो इनके ऊपर बायोग्राफी नाम का बुक लिखा गया है। उनका लेखक कौन है, तो उनका जो लेखक है वो काली किंकर दत्त है। कौन है, काली किंकर दत्त है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी अनुसूची से रिलेटेड हमें दिया गया है। और किस अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है ये हमसे पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखिए टोटल हमारे संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में पहला अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा क्या कहते हैं पहला अनुसूची से है ही नहीं रिलेटेड। दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है कि दूसरा अनुसूची जो है वो क्या कहते हैं वेतन और पेंशन संबंधी पर चर्चा किया गया है। वेतन और पेंशन संबंधी बात दूसरा अनुसूची में किया गया है। तीसरा अनुसूची में जो है वो क्या कहते हैं शपथ का प्रारूप है। तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रारूप है, यानी ऑप्शन बी क्या है, सही है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो एक तो सही है। अब चौथा अनुसूची क्या होता है
कि राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन, राज्यसभा में क्या सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है, यानी ए ऑप्शन भी सही है। और पांचवा अनुसूची में क्या है, जब सीट का आवंटन हो जाता है उसके बाद क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन तथा अनुसूचित जाति के प्रशासन का जो है नियंत्रण, यह कौन सी अनुसूची में, पांचवा अनुसूची में दिया गया है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, छठा अनुसूची, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। देखिए छठा अनुसूची में क्या है कि जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। सातवां अनुसूची में क्या कहा गया है कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची से रिलेटेड सातवां अनुसूची है। तो डी नंबर ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तो सातवां अनुसूची तक था। आठवां अनुसूची में जो है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। नौवां अनुसूची संपत्ति से रिलेटेड है और 10वां अनुसूची दल बदल कानून से रिलेटेड है। 11वां अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है और 12वां अनुसूची जो है शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, किसने किया था। देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने द यंग इंडिया प्रकाशन, द यंग इंडिया पत्रिका को प्रकाशन किए थे। यह पत्रिका जो था साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। और यह पत्रिका जो है 1919 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1931 ईस्वी तक चला था। साप्ताहिक पत्रिका था, महात्मा गांधी ने इन्हें प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्य को मूर्ति रूप दिया गया था। तो यह जो दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किसने बांटो और छोरों के नारों को बुलंद किया था। तो बांटो और छोरों को नारों को जो बुलंद किया था वो 1943 ईस्वी का बात है। 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था और यह कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ था। किसका हुआ था, मुस्लिम लीग का हुआ था। और इस मुस्लिम लीग का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना, यानी एम ए जिन्ना, एम से मोहम्मद, ए से अली और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है बांटो और छोरो का नारा दिए थे, ठीक ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में जो है मर जाएंगे, यह किसने कहा था। तो देखिए 8 अगस्त जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। किसका शुरुआत हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। करो और मरो का नारा का अर्थ है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। इसका उद्देश्य था करो या मरो नारा का। तो यह करो या मरो का नारा का उद्देश्य क्या था, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आजाद हिंद फौज, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया। तो देखिए आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना करने का जो विचार मन में आया था ना, विचार जो मन में आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। लेकिन स्थापना जो है 4 जुलाई क्या कहते हैं, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन बाद में जो है आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने कौन लगे, सुभाष चंद्र बोस संभालने लगे। और इन्होंने मणिपुर पर कब्जा किया और मणिपुर पर कब्जा करने के दौरान आजाद हिंद फौज के क्या कहते हैं सैनिकों को जो है नारा दिया जय हिंद दिल्ली चलो का। क्या नारा दिया, जय हिंद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया।
तो देखिए याद रखिएगा कि इसका स्थापने का विचार जो है मोहन सिंह के मन में आया, लेकिन स्थापना रास बिहारी बोस ने किया, और कैप्टन क्या कहते हैं उसका नेतृत्व जो संभाला और चलो दिल्ली का जो प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगीनाइट यानी मैगीनाइट रेखा किन देश के बीच विद्यमान है। तो यह मैगीनाइट रेखा जो है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच विद्यमान है, यानी कि फ्रांस और जर्मनी का सीमा का निर्धारण जो है यह रेखा करती है। यूएसए एवं कनाडा की सीमा का जो निर्धारण है वो 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा करती है। कौन सी रेखा? 49वीं समांतर रेखा, इसी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। यानी कि 49वीं अक्षांश रेखा जो है वो यूएसए एवं कनाडा की सीमाओं का निर्धारण करती है। इसमें और एक ऑप्शन साउथ कोरिया एवं नॉर्थ कोरिया है। तो साउथ कोरिया एवं नॉर्थ कोरिया की जो है सीमा की निर्धारण वो 38वीं समांतर रेखा करती है। 38वीं समांतर रेखा यानी 38वीं अक्षांश रेखा जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो है वो क्या कहते हैं सीमा को निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन हमसे पूछा जा रहा है। अगर पहला नदी बेसिन पूछा जाता तो क्या हो जाता? गंगा हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? द्वितीय नदी बेसिन पूछा जा रहा है। तो द्वितीय नदी बेसिन कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगी। अब देखिए बेसिन किसे कहते हैं, तो अब जिस क्षेत्र से जो है गोदावरी नदी में पानी आती है ना, जिस क्षेत्र से गोदावरी नदी में पानी आती है उस क्षेत्र को गोदावरी नदी का बेसिन कहेंगे, ठीक ना। अब किसी सहायक नदी के माध्यम से किसी क्षेत्र से पानी आता है तो वो क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी का बेसिन हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। अब गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से? महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी नदी की जो उद्गम होती है ना वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है महाराष्ट्र से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और यह 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना में प्रवेश करती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक ना। लेकिन गोदावरी नदी का जो बेसिन है ना वो क्या है? भारत का द्वितीय नदी बेसिन है, ठीक ना, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है। दुनिया का यहाँ बात कर रहा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। और यह माजुली द्वीप कहाँ है? भारत में है, ठीक ना। भारत में किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मजुली द्वीप है। यह भारत में असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है बंगाल में किस नाम से पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और क्या कहते हैं लद्दाख में ना, लद्दाख में किस नाम से तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में यांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी को ही। और भारत में असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और भारत में ही आंध्र प्रदेश का बात कीजिएगा तो आंध्र प्रदेश में जो है इस ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में जो है इस ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी इस ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में यांगपो के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है, असम में भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश भारत में ही है तो आंध्र प्रदेश में भी किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। किसका? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जो है 1936 ईस्वी में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। हैली, अब इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रख दिया गया है, ठीक ना। तो याद रखना है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में है 1936 में, हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट अब नया नाम इसका रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? पुनः स्थापना, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था ना, वो 5वीं शताब्दी में पहली बार हुआ था, 5वीं शताब्दी में। और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। यह गुप्त वंश का शासक था। कौन था? गुप्त वंश का शासक था। ठीक ना, संस्थापक नहीं था, शासक था, याद रखना है। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने प्रथम ने किया था। यह कुमारगुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश का संस्थापक था। लेकिन क्या होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को 1997-98 ईस्वी के आसपास जो है क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी जो है उन्होंने आग लगा दिया, जिस वजह से जो है नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त होने के बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विधेयक जो पारित हुआ था शुरुआत करने के लिए, वो 2010 में भारत की संसद में फिर से जो है विधेयक पारित हुआ था। और 2014 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को इसी विधेयक के अनुसार जो है 2014 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापना, विधेयक 2010 में पारित हुआ था लेकिन पुनः स्थापना कब किया गया? 2014 में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? देखिए खरीफ फसल किसे कहते हैं बताइए? खरीफ फसल उसे कहते हैं जो जून जुलाई के महीना में क्या होता है? बोया जाता है। ठीक है, जून जुलाई के महीना में बोया जाता है। तो खरीफ फसल उसी को कहते हैं जून जुलाई के महीना में। और खरीफ फसल में धान आ जाता है, मक्का आ जाता है, धान मक्का के बाद कौन सा आ जाएगा? बाजरा आ जाता है, गन्ना आ जाता है, कपास आ जाता है। ये सब किस में आ जाता है? खरीफ फसल में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? खरीफ फसल का इसमें जो आंसर हो जाएगा वो गन्ना हो जाएगा। जौ, चना, गेहूं ये सब खरीफ फसल में नहीं आता है, ये सब जो है रबी फसल में आता है। और रबी फसल को जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में जो है क्या किया जाता है? बोया जाता है, याद रखना है।